इतने स्टूडेंट हैं, ये लोग अपना रिसर्च वर्क जितना होता है सब यहीं पर करते हैं बैठ के, चाहे वो सॉइल एनालिसिस हो, प्लांट एनालिसिस हो, चाहे जो भी हो वो इसमें करते हैं। और ये जितना ये लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक मशीन है जो ये नाइट्रोजन एनालाइजर है, जिसमें कि आप सॉइल डालिए और नाइट्रोजन को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि सॉइल में कितना नाइट्रोजन है। उसके बाद बाकी ये सब उसके ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जिससे कि मेजर करते हैं कि कितना एमएल इसमें डिस्चार्ज करना है। और जो हम लोग जो भी हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, बच्चे करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। इधर आप देख लो, इधर में ये जो लैब साइड है हमारा, ये सारे सॉइल सैंपल प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, इसलिए कि अगर कोई भी रिसर्च हमको करना और 20 साल के बाद हम देखना चाहें कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे एनालिसिस करके बता सकते हैं कि उस समय ये पोजीशन था स्टेटस, और 10 साल के बाद जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो इधर डिक्रीज किया है या फिर इंक्रीज किया, उसके हिसाब से। हमारा पीजी क्लासरूम है एंड दैट इज इक्विप्ड विद द मल्टीमीडिया, ये लगा हुआ है पूरा। जिसको भी क्लास लेना है अपना स्क्रीन डाउन करिए और जो भी स्लाइड शो के थ्रू या जो भी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है उसमें एमएससी और पीएचडी का जो क्लासेस होता है वो यहाँ। ये जो हमारे एमएससी पीएचडी के बच्चे हैं उनको लिए हम लोगों ने वाईफाई का सुविधा दिया हुआ डिपार्टमेंट में। जो भी एमएससी पीएचडी के बच्चे आते हैं बैठ के अपना नेट सर्फिंग है। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है जहाँ पर हम लोग बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, और इसमें जो पल्सेज है, आयल सीड है, उसके जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करने वाला है उसको हम लोग लैब में मल्टीप्लाई करके और फार्मर्स को पहुँचाते हैं, ताकि जो आप यूरिया से नाइट्रोजन डालते हैं, केमिकल नाइट्रोजन, वो आप बायोलॉजिकली यहाँ से थ्रू राइजोबियम, एस्ट्रोबैक्टर, एजोस्पिरिलम एटमॉस्फेयर से जो 79-80% है उसको लेके सॉइल में डालते हैं। तो जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है उसके वो सेविंग होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको केमिकल यूज़ नहीं करना है, लेकिन हम बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैनर यूज़ कर सकते हैं। ये इनाकुलम तैयार हो रहा है, फील्ड से जो है माइक्रोब्स को आइसोलेट करके यहाँ लाया जाता है और इसको आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करके और 72 आवर्स इसको हम लोग सेक करते हैं ताकि ये इनाकुलम तैयार हो जाए, और फिर इसके बाद इसको कैरियर मटेरियल के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमारा बायो फर्टिलाइजर बनाने का एक प्रोसेस है। तो ये आप देख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर बनाने का एक प्रोसेस। ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, जो बायो फर्टिलाइजर हम यहाँ लेबोरेटरी में बनाते हैं, उस बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोब्स का लोड पर ग्राम कैरियर कितना जा रहा है वो हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लोड जो है 10⁻7 से कम है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये मिनिमम जो लोड है 10⁻7 to 10⁻9 के बीच में होना चाहिए। उतने माइक्रोब्स पर ग्राम ऑफ कैरियर होना चाहिए, ताकि फार्मर्स को जब यूज़ करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। ये हमारा ऑटोमेटिक नाइट्रोजन एनालाइजर है, जिसमें कि हम नाइट्रोजन सॉइल में कितना नाइट्रोजन है उसको निकालते हैं, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अभी जो आपने इसके पहले देखा वो सेमी ऑटोमेटिक था, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये माइक्रोस्कोप है जिसमें कि हम बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करते हैं कि उस सॉइल में कितने बैक्टीरिया है, और कोई ऐसा तो नहीं बैक्टीरिया है जो अदर देन जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे वो एस्ट्रोबैक्टर हो, चाहे वो एजोस्पिरिलम, इसके अलावा तो कोई माइक्रोब्स नहीं आ गया, तो उसको यहाँ पर देखते हैं कोई कंटामिनेशन है। एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन है, जिसका कि प्लांट सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस राइजोबियम कल्चर के माध्यम से इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, और ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में डालता है, और ये वही काम करता है जो हमारे किसान यूरिया लेकर खेत में डालते हैं। तो अगर आप बायो फर्टिलाइज़र या राइजोबियम कल्चर, एस्ट्रोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये पल्सेस के लिए है, आयल सीड के लिए है और सीरियल्स के लिए भी है, तो ये लेके किसान अगर अपने खेत में यूज़ करें तो फिर उनको यूरिया कम डालने की ज़रूरत है या फिर नहीं डालने की ज़रूरत है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में बनाया जाता है, और ये फार्मर्स के लिए है खास करके, और इससे डिपार्टमेंट को लगभग पर एनम 15 लाख से 20 लाख रुपए का फ़ायदा होता है। ये मशीन जो है ये माइक्रोबियल मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। यहाँ पर हम एसिप्टिकली जो है माइक्रोब्स को एक फ्लास्क के दूसरे फ्लास्क के अंदर में ट्रांसफ़र करते हैं इसको, ताकि बाहर से कोई कंटामिनेशन न हो। इसलिए लेमिनार फ्लोर के अंदर एक अल्ट्रावायलेट ट्यूब लगा हुआ है, उसको हम ट्रांसफ़र करने के करीब 20 मिनट पहले उसको जला देते हैं, और ताकि उसके अंदर जो भी बाहर के माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और जिसको हमको एसिप्टिकली जो ट्रांसफ़र करना है बेनिफिशियल माइक्रोब्स, उसको हम उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये मिक्सिंग यहाँ पर हम लोग मिक्सिंग करते हैं।
तो ये पूरा सील है, अंदर से घुसता है, अल्ट्रा वाले ट्यूब लगा हुआ है, रूम बंद हो जाता है और यहाँ से बैठ करके उसको मिक्सिंग करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है जहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इनोकुलम तैयार किया जा रहा है और इसको हम मैनुअली सेकिंग करते हैं। अभी आपने जो देखा रोटरी सेकर पर 72 आवर्स कंटिन्यूस होता है, तो वो इसके पहले का स्टेज था। वहाँ जब वो ग्रोथ हो जाता है फिर उसको ला करके हम लोग ये हाफकिंस कल्चर बॉटल इसको बोलते हैं, इसमें डाल देते हैं और इसको जो है मैनुअली हम लोग हर आधे घंटे पर एक बार इसको हम 1 मिनट के लिए सेव करते हैं, ताकि जो डिज़ायर्ड ऑक्सीजन है वो थ्रू जो है इस कॉटन के थ्रू फिल्टर होकर नीचे आ जाए। क्योंकि इस माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो इस कॉटन के थ्रू जो है वो फिल्टर एयर जो है अंदर जाता है, इसलिए इसको रोटेट करते हैं हमेशा, ताकि वो एक ऑक्सीजन वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम जब क्रिएट होगा तो ऊपर से जितना डिज़ायर उसको एयर चाहिए, ऑक्सीजन रिच एयर को, वो चला जाता है। तो लगभग 72 घंटे में भी बन के रेडी हो जाता है और फिर इसको हम उठा करके कैरियर मटेरियल के ऊपर यूज़ करते हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव बोलते हैं। इसके अंदर जो है मटेरियल जिसके ऊपर हम लोग बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम लिग्नाइट बोलते हैं। ये लिग्नाइट हम लोग नवेली से मंगाते हैं और मंगा करके उसको इसके अंदर स्प्लाइस करते हैं। स्प्लाइसन मीन्स कि उसमें जो भी बैक्टीरिया पहले से है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सारे जो माइक्रोब्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो राइजोबियम, एस्ट्रोबैक्टर, एजोस्पिरलम, पीएसबी, ये हम डालते हैं। और आप देखेंगे कि इसके अंदर ट्रे डाला हुआ है, इसमें लिग्नाइट को स्प्लाइस कर दिया गया है और ये करीब 2 घंटे के लिए हम लोग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको डाल के स्लाइस करते हैं। और जब स्लाइस हो जाता है फिर ठंडा होने के बाद जो आपने देखा अभी कि जो इनोकुलम तैयार हो रहा है उसके ऊपर डाल करके मिक्स करके और पैकिंग करके फार्मर्स तक पहुंचा दिया। और ये एक डिस्टिल्ड वाटर मशीन है, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये है और इससे डिस्टिल्ड वाटर तैयार होता है। ये इनिस कंपोस्ट बनाने का प्रोडक्शन यूनिट है। इसमें नॉर्मली आप जानते हैं कि कंपोस्ट में जो है 0.5% नाइट्रोजन और इतना ही लगभग पोटास पाया जाता है, लेकिन इस माध्यम से हम नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों को बढ़ा सकते हैं। फास्फोरस के लिए हम लोग रॉक फॉस्फेट यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन के लिए हम लोग 2 to 5% यूरिया यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों को बढ़ा करके हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, ताकि जो आपका प्लांट न्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो हम इससे मीट कर पाएँ। और आप देखेंगे कितने डिफरेंट सोर्स मिला करके गड्ढे को भरा गया है और लगभग ये 90 डेज़ के आसपास जो है ये पूरा सड़ करके एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है, जो कि फील्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये फास्फो कंपोस्ट बनाने का प्रोडक्शन है। नॉर्मली जो कंपोस्ट हमारा होता है उसमें 10.5% फास्फोरस होता है, लेकिन ये जो मेथड है इसमें हम रॉक फॉस्फेट के माध्यम से फास्फोरस को 2.5% के आसपास बढ़ा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि नॉर्मली जो कंपोस्ट में 0.5% होता है, अगर 2.5% हो गया तो 5 टाइम ये इंक्रीज़ कर जाता है, तो आपका जो वॉल्यूम होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का वो रिड्यूस होता है। तो ये मगही पान है, हम लोग घूमते घूमते यहाँ पर भी आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये बनारस का फेमस मगही पान है। ये हमारा अजोला प्रोडक्शन यूनिट है। यहाँ पर हम लोग अजोला का 6 स्पीसीज़ मेंटेन किए हुए हैं। इंडिया की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं अजोला पिनाटा, जो हमारा इंडिजिनस वैरायटी है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अजोला पिनाटा के अलावा अजोला रूब्रा, अजोला माइक्रोफाइला, फेसिकुलाइड और इसके अलावा और 1-2 वैरायटी है जो कि यहाँ के लिए बहुत सूटेबल है। और ये हमारे फार्मर्स जो है अपने धान की जो खेत है, जो लो लैंड होता है जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, उस खेत के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये भी प्लांट जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके और सॉइल में डालता है। इसके अलावा अगर ये सड़ता है तो फिर इससे जो ऑर्गेनिक मैन्योर आप डालते हैं खेत में, सड़ने के बाद जो है जो ऑर्गेनिक मैन्योर में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारा इसमें मिल जाते हैं। और अजोला के साथ साथ इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है, जिसको कि अजोला एनाबिना बोलते हैं। एनाबिना जो है वो एल्गी की एक वैरायटी है और ये दोनों मिल करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और सड़ने के बाद जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा इसका यूज़ ये है कि कैटल फीड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारे किसान जो है अपने गाय के लिए भी जो उनका जो चारा जो खिलाते हैं उसमें 75-25% का रेशियो करके इसको मिला के दे रहे हैं। और पोल्ट्री के लिए बड़ा यूज़फुल है, ये डकरी के लिए बहुत यूज़फुल है। और इवन जो आपका मछली का तालाब है, फिश पॉन्ड के लिए भी, ये भी कुछ मछलियों जो स्पेसिफिक मछली है उसके लिए उसका भोजन का काम करता है। ये हमारा बर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट है।
जैसा कि जानते हैं अभी वर्मी कंपोस्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है, खासकर जिन घरों में गार्डनिंग लोग करते हैं उसमें केचुआ खाद की जरूरत पड़ती है। और ये केचुआ खाद जो है, जैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर FIM यूज़ करते हैं उसी तरह से है। अंतर दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि उसमें केवल NPK के अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट जो बनता है इसमें जो अर्थवर्म जब उसको खाता है और खाने के बाद जो गट से निकालता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स ऐड होते हैं जो कि FIM में नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन FIM एंड वर्मी कंपोस्ट। और न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट होता है वो इसमें ज़्यादा रहता है। ये बेड बने हुए हैं, इस साइड में जितने हैं ये रखे हुए हैं, ये सब वर्मी बेड है। इसमें आपको डाला हुआ है और लगभग 70-75 डेज में ये बन करके एक साइकिल कंप्लीट होता है और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और ये मार्केट में करीब 20 रुपया पर केजी है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो गवर्नमेंट का रेट है वो 10 रुपया केजी है। और ये इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट है। इसमें हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट के अलावा इसमें हम लोगों ने एस्ट्रोबैक्टर और PSB ये दोनों माइक्रोब डाला हुआ है। एस्ट्रोबैक्टर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और PSB जो है फास्फेट सॉल्युलाइज करता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय स्वभाव की है। तो जब फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो लगभग 15 से 20% ही प्लांट को मिलता है, बाकी जो वो फिक्स हो जाता है इनसॉल्युबल फॉर्म में, जिसको कि पौधे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो PSB जो है फास्फेट सॉल्युलाइजिंग जो बैक्टीरिया है उसमें वो कुछ ऐसे अपने बॉडी से एसिड सेक्रेट करता है जो सॉइल में जो फिक्स फास्फोरस है उसको सॉल्युलाइज करके प्लांट को अवेलेबल करा देता है। तो ये दोनों इसमें इनरिच किया हुआ है, इसलिए इसको हम वैल्यू एडेड वर्मी कंपोस्ट का नाम दिए हैं। और थोड़ा बाकी जो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट है उसे थोड़ा ये अलग है। ये हमारा सॉइल टेस्टिंग लैब है जिसमें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका काम ये है कि जो मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि आपका आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, वो उसका एनालिसिस हम इस मशीन से करते हैं। और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, हैवी मेटल और टॉक्सिक एलिमेंट, कैडमिनियम है, लेड है, कोबाल्ट है, वो सबका एनालिसिस हम इस मशीन से करते हैं। ये सॉइल टेस्टिंग लैब है मेरा। इसमें जो हमारे झारखंड के जो किसान हैं उनका जो है सैंपल आता है और हम लोग किसानों से लगभग 3 से 4 सैंपल अगर उनका है तो हम उनसे पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से सुविधा दी हुई है। और इस लैब में हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, सबका एनालिसिस हम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं आपको इसके बाद एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। वो इंस्ट्रूमेंट जो है लगभग 56 लाख रुपए का हम लोगों ने परचेज़ किया जर्मनी से, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100%। बाकी इंस्ट्रूमेंट तो 98-99% एक्यूरेसी होती है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ICP बोलते हैं, इंडक्टेड कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दैट इज़ कैपेबल टू एनालाइज ऑलमोस्ट ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सॉइल। ये हमारा लेबोरेटरी है और सारे सैंपल्स जो आते हैं किसान के फील्ड के वो हम यहाँ भी इसको प्रिजर्व करते हैं। ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ICP, इंडक्टेड कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हम लोगों ने जर्मनी GBC से प्रोक्योर किया था। और दिस इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल टू एनालाइज द ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट नॉट नीड टू डाइजेशन। तो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी एक्यूरेसी 100% ये इंस्ट्रूमेंट निकालता है। बाकी जो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है वो 88%, 89% के आसपास इनकी एक्यूरेसी है, लेकिन ये 100% है। और एक बार इसको कैलिब्रेट करने के बाद आप 10,000 सैंपल का भी अगर रीडिंग लेना चाहें तो आपको परफेक्ट मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि सैंपल का जो कास्ट आता है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। तो जनरली हम लोग फार्मर्स का सैंपल नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चे MSc और PhD करते हैं उनका हम एनालिसिस इस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड जो उनका रिसर्च है तो उसके लिए काफ़ी ये हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि झारखंड में कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आप देखें यहाँ से, ये जो हमारा लो pH की मिट्टी है जिसमें कि आयरन पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लाल रेड लेटराइटिक सॉइल भी बोलते हैं। और जैसे जैसे हम मीडियम की तरफ जाते हैं सॉइल का कलर बदलते जाता है। आप देखिए इधर से, इधर रेड था, इधर आप वाइट होते जा रहा है। और हम जहाँ न्यूट्रल pH में जाते हैं
ये हमारा एलुवियल सॉइल की तरफ बढ़ता है और पीएच जो है इसका 6.5 से 7.5 की तरफ है। तो ये पूरी इतने तरह की मिट्टियाँ हैं जो कि झारखंड में पाई जाती हैं। तो चूँकि यहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन अलग है तो मिट्टी में बहुत वेरिएशन है। हमारे पास अपलैंड है, मीडियम लैंड है, लो लैंड है और तीनों मिट्टी हम यहाँ ला करके दिखाने की कोशिश किए हैं कि झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाई।